हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर और मैं आपका स्वागत करता हूं। गाइस, हम इस वीडियो में बात करेंगे लेंसकार्ट के बारे में। लेंसकार्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ मार्केट में क्योंकि इसका आईपीओ ओपन हो चुका है। आपको डिटेल में बताऊंगा लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में, करेंगे डिटेल में चर्चा इसके बारे में, रिव्यू करेंगे इसका, ग्रे मार्केट में क्या उथल पुथल है, उसके साथ ही कंपनी का जो वैल्यूएशन है जो सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र में है, एक्चुअल में वो महंगा है या नहीं, लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेन या दूसरे पहलुओं पे क्या हमें लेंसकार्ट को अपनी नजर में रखना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। बिना स्किप किए हुए इसको जरूर देखना, बहुत कुछ नया पता चलेगा। तो डिटेल्स को स्टार्ट करो उसके पहले बता दूं कि गाइस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। जो भी यहां पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको वो मेरा पर्सनल भी होगा, एजुकेशनल पर्पज से होगा और मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होगी। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले अपना रिस्क एनालाइज करने के बाद ही अपना डिसीजन बनाएं। तो चलिए डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक डेट्स एंड ऑल की डिटेल्स से। सो गाइस, ये आईपीओ 31 को ओपन होगा और 4 नवंबर को क्लोज होगा। बीच में वीकेंड है, सैटरडे संडे। और मैं बता दूं कि वीडियो जब तक आपको मिलेगी तब तक ये ओपन हो चुका होगा, डे 1 इसका, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट डे तो डे 2 और डे 3 होता है, तो आपके काम का है ही है। यहां पे बता दूं, ये जो कंपनी है पहले से अपने प्राइस को स्प्लिट करके लाई है। 2 की फेस वैल्यू पे है, स्टैंडर्ड फेस वैल्यू 10 का होता है, ठीक है। तो यहां पे जो एक्चुअल प्राइस आप देख रहे हो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड फेस वैल्यू वाला प्राइस निकल के आएगा। हालांकि अगर जब ये नहीं भी कर रहे हो तो वैल्यूएशन आपको इसी प्राइस पे निकालना है, बट स्टैंडर्ड फेस वैल्यू वाले शेयर्स की प्राइस को अगर जो देखना है तो इससे आप देख सकते हो। तो करीब 2000 से ऊपर का प्राइस ये लेके आए हैं, ठीक है। सस्ता दिखाने के लिए कह सकते हो, पहले से ही शेयर को डिवाइड कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। लॉट साइज 37 शेयर्स का होगा और जो इशू का साइज है गाइज वो है 7278.02 करोड़ का, यानी 7278 करोड़ रुपए का साइज है। बड़े साइज का आईपीओ है जिसमें फ्रेश इशू है सिर्फ 2150 करोड़ का और बाकी पूरा का पूरा ओएफएस है। बता दूं, इस ओएफएस में पीयूष बंसल जी की सिस्टर ने सबसे अच्छा पैसा बनाया है, वो भी सेल कर रही हैं और जो इन्वेस्टर वो भी सेल कर रहे हैं। आगे आपको मैं प्राइस भी बता दूंगा किस प्राइस पे बाइंग किसकी क्या है, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या है और अभी सेल कहां हो रहा है वो तो आपको पता ही चल गया। 402 के प्राइस पे सेल हो ही रहा है, ठीक है। और जो इसके एम्प्लॉय हैं वो 19 रुपए का डिस्काउंट भी ले सकते हैं आईपीओ अप्लाई करते टाइम। तो हमने बेसिक डिटेल्स देख ली, अब हम कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। बता दूं, बिजनेस आपको बहुत ज्यादा से समझाने की जरूरत है नहीं, मुझे लगता है आपको पता है। लेंसकार्ट एक आईवीआर कंपनी है जो कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करती है और आईवीआर के जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं सारे प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो लेंस लगाना हो, कॉन्टैक्ट लेंसेज जो लगते हैं, या फिर सनग्लासेस की बात करें, या फिर फैशन वाले चश्मे जो भी आते होंगे उनकी बात करें, या फिर पावर वाले, ठीक है। मतलब जिनको प्रॉब्लम आई में वो सारा का सारा ये बनाते हैं। कंपनी ऑफलाइन स्टोर जो है इंडिया में अराउंड 2667 ऑपरेट्स करती है इंडिया में। इंडिया के बाहर भी बिजनेस है, 1757 स्टोर्स को ऑपरेट करती है जिसमें 310 फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं। तो टोटल 2723 स्टोर्स के साथ ये बिजनेस कर रही है और साथ में ऑनलाइन भी ये सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। मजे की बात ये है कि इंडिया की 40 सिटीज में, मतलब मान लो मेजर जो टियर 1 टियर 2 सिटीज है वहां पे ये वन डे में आपके चश्मे को पहुंचा देगी आप तक। मतलब स्टोर से कलेक्ट कर लो या घर पे जाना है तो ये पहुंचा देगी। यही सबसे बड़ी खूबी रही इस ब्रांड की, जिसकी वजह से ये अभी इस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को ऑर्गेनाइज करके 25% से ज्यादा का मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है। कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी बढ़िया रहा है और आप जैसे कि इनके जो फाउंडर थे पीयूष बंसल जी को जानते होंगे, वो शार्क टैंक इंडिया में भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं। शार्क टैंक इंडिया वजह से इनकी ब्रांड वैल्यू, मतलब खुद की पर्सनल ब्रांड वैल्यू काफी बन गई और लेंसकार्ट और ज्यादा फेमस हो गया। मतलब कोई सेलिब्रिटी जितना प्रमोट करता उससे ज्यादा मुझे लगता है शार्क टैंक इंडिया की वजह से प्रमोट हो गया। तो यहां तक जो मुद्दे की बात थी वो थी कि बिजनेस को आपने ठीक से समझ लिया, बिजनेस की। अब फाइनेंशियल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको यही सुनने को मिल रहा होगा कि बहुत महंगी वैल्यूएशन है, बहुत महंगी वैल्यूएशन। तो एक्चुअल में महंगी है या नहीं है देख लेते हैं। तो 2023 से लेकर 2025 तक का पूरा डेटा है और यहाँ पे एक क्वार्टर का डेटा है हमारे पास, ध्यान देना। एसेट पे नजर डालो तो एसेट में जंप देने को मिल रही है, जनरली हर कंपनी का देखने को मिलता है, कोई खास बात नहीं। इनकम की बात करें तो इनकम जो है वो 392725609 करोड़ का हो गया, यानी 5609 करोड़ का, बहुत बढ़िया है। फिर शानदार जंप देने को मिली है 2024 से 25 में 5609 करोड़ टू 7009 करोड़ का इनकम है, ठीक है। पैट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें ये लॉस में थी 63.76%, और इस लॉस की वजह से ही कंपनी ने, बता दूं, रिटेलर्स का जो कोटा रखा हुआ है इस आईपीओ में वो 10% का रखा हुआ है, ठीक है। तो
इस आईपीओ के साइज का जो बड़ा हिस्सा है वो बड़े प्लेयर के पास ज़्यादा जाएगा। ध्यान देना है, अगर जो आईपीओ अच्छा होता है, सब लोग अट्रैक्ट होते हैं उस केस में। अगर जो नहीं होते तो 10% है, वो भी बहुत ज़्यादा रिटेलर्स के लिए, तो वो हम आगे देख लेंगे। फिलहाल 63 करोड़ के लॉस में थी, फिर लॉस को समेटा 10.15 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। अब ऐसी कंपनीज जो अभी स्टार्टअप नए नए आ रहे हैं, मैं उनकी थोड़ी सी स्टोरी आपको बता दूं कि इन स्टार्टअप्स का मतलब ये, अगर जो 10 साल 20 साल से चल रही हैं, लॉस में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चलती रहती हैं। 10-20 साल तक भी अगर जो चलें तो लॉस में चलती रहेंगी। बट ये मार्केट वैल्यूएशन और अपने स्टेक को सेल कर करके जो प्रमोटर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इतना पैसा बना लेते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कंपनी प्रॉफिट में आए या ना आए। अब इस आईपीओ को आना था, काफी टाइम से चर्चा चल रही थी, तो उसकी वजह से देख लो यहां पे प्रॉफिट में आने की कोशिश की गई, ऐसा कह सकते हो। लेकिन लॉस समेटा है, जो कि फाइनेंशियली हेल्दी है। उसके बाद फिर 297.34 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, एक्चुअल में ये जो प्रॉफिट है 297.34 करोड़ का, इतना प्रॉफिट इस कंपनी के बिजनेस से नहीं बना है। दिखा देता हूं आपको कि यहां पे ये जो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत शानदार लग रही है ना, 2024 से 25 में भाई जो प्रॉफिट बढ़ा है वो 3028% का बढ़ा है, तो एक्चुअल में उतना है नहीं। आपके सामने है इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये एसबीआई का डेटा मैंने यूज किया है। ठीक है, आप देख सकते हो इस कंपनी का जो एडजस्टेड पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 68 करोड़ का लॉस, 17 करोड़ का लॉस। ठीक है, उसका 128 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट है, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है वो डाला गया है। सेम यहीं पे आप देख सकते हो कि इन 2025 फाइनेंशियल ईयर लेंसकार्ट ने जो पैरेटिव किया 297.34 करोड़ का किया है, और ये जो टोटल प्रॉफिट है इसमें 167.2 करोड़ रुपीस का गेन है फेयर वैल्यू थ्रू इट्स प्रॉफिट और लॉस एसोसिएटेड विद द ओनडेज एक्विजिशन। मतलब जो एक्विजिशन कोई कंपनी का हुआ था वहां से ये प्रॉफिट लाके डाल दिया, जो कि हर बार नहीं हो सकता। और अगर जो इस चीज को देखें तो 130 करोड़ ही बचता है। ठीक है, और यहां पे जो एसबीआई ने डाला है वो 128 करोड़ दिखा रहा था। 2 करोड़ का ये जो गैप है, इसको भी आप कुछ मान के चल सकते हो कि चलो ठीक है, इसे एडजस्ट हो गया। लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो 130 करोड़ के आसपास का है, पूरा प्रॉफिट नहीं है। तो यहां पे भाई एक दिक्कत समस्या है। अब ये 61 करोड़ का जो प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा डाला गया है या नहीं, ये चीज मुझे एग्जैक्ट अभी मिली नहीं है। रिसर्च चल रही है, अगली जो भी वीडियो इस पे आएगी, अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, डे 2 या डे 3 पे एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा, उसमें क्लियर कर दूंगा। बट अगर ये प्रॉफिट फुली प्रॉफिट इनके बिजनेस का है, इन दैट केस कंपनी अच्छा कर रही है। एक क्वार्टर में अगर जो 60 करोड़ का है फेयर प्रॉफिट किया है, सिमिलर सा या इससे कम भी अर्न करती है, तो 200 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है, जो कि पिछले साल के 130 करोड़ के प्रॉफिट से काफी बेहतर होगा। क्योंकि यहां पे 297 का प्रॉफिट मानने का मतलब ही नहीं है। अगले साल भी कहीं से पैसा इधर उधर से आ गया तो ठीक है, पर उसके अगले साल नहीं आएगा, हर साल नहीं हो सकता ये चीज। तो यहां पे ये एक दिक्कत समस्या है। ठीक है, फिलहाल संशय की बात यहां पे ये एक रह जाती है कि ये प्रॉफिट इनका है या नहीं। इनका मान के फिलहाल हम चल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव साइड चल रहे हैं प्रॉफिट को, लेकिन सिर्फ इसको ही पॉजिटिव मान लेने से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता है। जैसा कि आपने बहुत जगह देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि भाई महंगा है महंगा है महंगा है, तो एक्चुअल में महंगा या नहीं है, आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं। एबिटा जो है वो भी हमें ग्रो होता हुआ दिखा है। नेटवर्थ 6176 करोड़ का है, रिजर्व सरप्लस 5855 करोड़ का, और बोरोइंग जो है वो कम हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है आप देख सकते हो 69,726.83 करोड़ का, मतलब 70,000 करोड़ का लगभग। ठीक है, 70,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन जो कंपनी मांग रही है, इसने जस्ट कुछ दिन पहले ही, करीब 3 महीना हुआ, 5.1% से ज्यादा का अपनी कंपनी का एक खुद शेयर बाय किया है, वो भी लोन लेके। ठीक है, इसमें नोटेबल जो ट्रांजेक्शन थी वो 2.5% स्टेक की थी। आप वीडियो पॉज करना, इसको आराम से पढ़ सकते हो या फिर गूगल पे खुद भी फाइंड कर सकते हो। मैं आपको ले चलता हूं मेन मुद्दे पे। तो इन्होंने 3 महीने पहले ही लगभग, मतलब किसी से 48 में लिया, किसी से 50 में, किसी से 34 में, ऐसा मिला के 5.1% समथिंग इक्विटी इन्होंने ली 52 रुपीस पर शेयर पे। ज्यादा नहीं, 3 महीने पहले की बात है। ठीक है, और एक्चुअल में जस्ट 3 महीने बाद जो शेयर बिक रहा है वो 400 रुपए पर शेयर से बिक रहा है इनका माल। बता दूं कि उन्होंने पहले भी आईपीओ लाने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम में ये होता है भाई प्रमोटर होना चाहिए, और अभी जो रूल है सेबी का, उसमें 10% का हिस्सेदारी होना चाहिए किसी का, प्रमोटर का, मतलब एग्जैक्टली किसी का नहीं, किसी भी बंदे का जिसका
हिस्सेदारी 10% का हो वो प्रमोटर होगा और तभी वो आईपीओ ला सकता है। तो इसके पहले इनकी 5% का हिस्सा था इस कंपनी में। उसके बाद इन्होंने दोबारा आईपीओ का ट्राई किया, तब जब इन्होंने फिर 5.1% इक्विटी बाई करी, वो भी ₹52 पर शेयर के हिसाब से 824 करोड़ रुपए लगा के, और फिर इनका हिस्सा 10% का हो गया। फिर दोबारा डीआरएसपी फाइल की गई, फिर वो अप्रूव हुआ और उसमें से भी 2% इक्विटी ये दोबारा बेच रहे हैं। अब ये फिर से प्रमोटर नहीं रह जाएंगे, मतलब कह सकते हो इन्होंने सारी इक्विटी पहले अपनी बेच ली धीरे 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 करके। मजे की बात ये है, जब इन्होंने ₹52 पर शेयर पे बाइंग की थी अपनी कंपनी के शेयर दूसरे इन्वेस्टर्स से, तो एक्चुअल में कंपनी की जो वैल्यूएशन निकल के आती है वो 8500 करोड़ के आसपास की निकल के आती है, 8500 करोड़ के आसपास की। जस्ट 3 मंथ्स में नियरली 70,000 करोड़ की वैल्यू हो गई, ठीक है। और जो ₹52 पर शेयर बाई किया गया था, उस ₹52 पर शेयर के ऊपर ₹350 लगभग पर शेयर का फायदा इनको हो रहा है, ठीक है। तो मजे की बात यह है कि जितना इन्होंने 5% बाई किया था पैसा लाके, उससे ज्यादा पैसा बना लिया सिर्फ 2% लगभग स्टेक सेल करके। तो 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि भाई महंगा है, ये बात सबको खटक रही है और एक्चुअल में महंगा है। कोई भी इनका लिस्टेड प्लेयर नहीं है मार्केट में, मतलब कंपैरिजन कर सको, लेकिन जो दूसरे प्लेयर है मार्केट में, जैसे कि टाटा ग्रुप का टाइटन आई, इनसे बहुत छोटा है क्योंकि सिर्फ 796 करोड़ का रेवेन्यू अभी उन्होंने लास्ट जनरेट किया और इनका 7000 करोड़ का रेवेन्यू है। छोटी कंपनी है, बट उसका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही बढ़िया है, एबिटा काफी हेल्दी है, ठीक है। वो 80 के पी पे अभी फिलहाल है, प्रॉफिट मार्जिन उसका 10% से ज्यादा का है। इनका 1.5 के आसपास प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अगर जो कंपैरिजन करें तो। मतलब इनसे सस्ती वैल्यूएशन पे 80 के पी पे एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी जिसमें कोई रिस्क नहीं है, टाइटन आई, अगर जो मार्केट में लिस्टेड होती तो हमें मिल जाती, बट लिस्टेड नहीं है। और इनका जो पी निकल के आ रहा है वो आप देख सकते हो 284 का, ठीक है, पोस्ट आईपीओ पी जो है, और प्री आईपीओ पी भी 227 का निकल के आ रहा है। अगर जो हम इनका प्रॉफिट जो है 300 करोड़ के आसपास का जोड़ रहे हैं, तो अगर जो प्रॉफिट हम 130 करोड़ के आसपास जोड़ के फिर वैल्यूएशन निकालें तो भैया ये करीब करीब मुझे लग रहा है 500-550 के आसपास जाएगी। आप एक बार कैलकुलेट जरूर कर लेना इस चीज को। तो सीधे सीधे वैल्यूएशन महंगी है। अब यहीं पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि डे 1 पे जो सब्सक्रिप्शन हुआ, रिटेलर्स ने अपने कोटे का 1.32 टाइम कर दिया है। मतलब ये कौन है भाई कि इतना महंगा भी लेने को तैयार है? करीब 991 करोड़ रुपीस डाल दिए हैं सिर्फ रिटेलर्स ने। अब आप में से कोई है तो बता सकते हो। हालांकि अगर जो आप जीएमपी देख के डाल रहे हो तो बता दूं, जीएमपी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और जिसने इतना पैसा अभी बनाया है उसने पास्ट में कितना बनाया है वो तो आप सोच ही सकते हो। लेकिन सोचने से काम नहीं चलेगा। एक एग्जांपल दिखा देता हूं। इनकी सिस्टर जो कि को फाउंडर के लिस्ट में है, पीयूष बंसल जी की, जिनका नाम है नेहा बंसल जी, 52 टाइम्स बना चुकी हैं। इनकी एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो 7.60 रुपीस की है, और कम ही रही होगी, बाद में इन्होंने स्टेक बाई किया होगा तो ₹7.60 की। मतलब सोचो ₹7.60 की इनकी है, तब ये हाल है। 52 गुना पैसा बना लिया है। इतना पैसा बनाया तो थोड़ा बहुत खर्च करने भी कुछ नहीं जाता है। और अगर जो हम पीयूष बंसल जी की देखें, जिन्होंने अभी ₹52 शेयर में बाई किया है, उनकी एवरेज आती है ₹18.06 की। मतलब इतना बेचने खरीदने के बाद ये हाल है, ₹18.06 पर शेयर की उनकी बाइंग कॉस्ट पड़ रही है। और यही नहीं, आपको बता दूं, प्रेम जी इन्वेस्ट जिन्होंने इसमें अच्छा खासा स्टेक ले रखा है, वो भी अब एग्जिट कर रहे हैं। ₹24 पर शेयर पे खरीद के बैठे हुए हैं। सॉफ्ट बैंक 524% का रिटर्न बना के बैठी हुई है, ₹74 पर शेयर पे लेके बैठी हुई है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ₹40, ₹41, ₹38 शेयर इसमें खरीदे हैं। तो उस जीएमपी से इन्फ्लुएंस होना ज्यादा सही नहीं है। मेरे हिसाब से सेफ तरीका यह है, जैसे हमने एंकर लिस्ट देख लिया, एंकर लिस्ट बहुत बढ़िया आई है। एंकर लिस्ट अच्छी आने का रीजन ये है, जो बैंकर से कंपनी चूज करती हैं वो बैंकर से पहले ही बात हो जाती है कि ये सब निकलवाना आपका काम है। महंगा वैल्यूएशन आप सेलेक्ट कर रहे हो या हमें पैसा दिलवा रहे हो, आपको हम ज्यादा फीस दे रहे हैं, कुछ भी बात हो, तो आपको माल निकलवाना भी है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में वो बैंक से, म्यूचुअल फंड हाउसेस से और काफियों से बात कर लेती हैं। इवन कई बढ़िया नाम जैसे टाटा म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा नहीं डाला है, और भी कई बड़े बड़े नाम हैं जो मैं आपको आगे किसी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो काफियों ने इग्नोर भी किया है। एंकर लिस्ट बहुत बढ़िया आ गई है,
उसको पॉजिटिव ले सकते हो। फाइनेंशियल डेटा में जो थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा था उसको पॉजिटिव ले सकते हो। बिजनेस भविष्य में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कर सकता है, उसको पॉजिटिव ले सकते हो। कंपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठी है, ग्लोबली प्रेजेंस है, इसको पॉजिटिव ले सकते हो। नेगेटिव पॉइंट सिर्फ इसकी वैल्यूएशन क्या है, महंगा शेयर क्यों खरीदना, ठीक है, वही एक बात बस फंस रही है। अब इसमें क्या किया जाए भाई, सीधी सी बात है, मुझे लगता है ना तो इग्नोर किया जाए ना ही जल्दीबाजी दिखाया जाए। इग्नोर इसलिए ना किया जाए कि मान लो अगर जो सेफ्टी में 10 15 20% तक का लिस्टिंग हो जाए तो बुराई क्या है, और अगर जो हमारा 5-10% का रिस्क हो तो क्यों ही हम इसमें जाए। ऐसी कंडीशन में अगर जब कंफ्यूज हो तो कंफ्यूजन का एक ही सोल्यूशन है, लास्ट डे अप्लाई करना, ठीक है, न्यूट्रल होके बैठना, लास्ट डे पे देखना सब्सक्रिप्शन फिगर क्या हो रहा है। सब्सक्रिप्शन फिगर जो बहुत बढ़िया होता है तो जाना ठीक होगा, नहीं तो फिर इग्नोर कर देना ठीक रहेगा। फिलहाल जो चांसेस है वो भाई ये है कि 30% टाइम ही गेन मिल पाएगा, 70% टाइम लॉस के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 5-10% ही सही, लेकिन लॉस के चांसेस हैं। करंट में जीएमपी की बात करें तो जो जीएमपी है उसने स्टार्ट किया था 138 रुपीज़ से, उसके बाद गिर के सीधे सीधे 52 रुपीज़ के आसपास आ गया था, ठीक है, और फिर बढ़ते बढ़ते 120 रुपीज़ के आसपास गया, उसके बाद फिर गिर के करीब 40 रुपीज़ 38 रुपीज़ के आसपास मान लो लगभग आ गया था, 40 रुपये एवरेज मान लेते हैं। और अभी करंट में जो हमें देखने को मिल रहा है वो 78 देखने को मिल रहा है, ठीक है, करीब 19-20% के आसपास। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएटेड है, खासकर तब जब मार्केट में अनस्टेबिलिटी हो और आईपीओ में भी अनस्टेबिलिटी हो। ऐसी कंडीशन में इसको तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। बाकी आपकी खुद की स्वयं की इच्छा है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बता दूं कि इसका डे 2 या 3 पे अगर आप कमेंट करके बताओगे मैं आपको एक और शार्प वीडियो दे दूंगा जिसमें सब्सक्रिप्शन डेटा ऑल के साथ साथ एक कंक्लूजन भी होगा, फाइनल रिव्यू कर दूंगा। कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि जरूरी था, आगे की वीडियो छोटी रहा करेंगी। लास्ट में जाते थे फिर से बता दूं, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, प्योरली एजुकेशनल पर्पज से वीडियो रिकॉर्ड की जाती है आपके लिए। इसमें मेरा पर्सनल व्यू है, अप्लाई करना ना करना वो सब आपका डिसीजन होना चाहिए। क्या करने वाले हो आप, कर चुके हो या करने का प्लान कर रहे हो, या इग्नोर के लिस्ट में या लास्ट डे तक रुकने वाले हो, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय फॉर नाउ।